तो आज हम बात करेंगे रुदरफोर्ड्स मॉडल ऑफ एन एटम की। तो बहुत सारे लोगों ने स्ट्रक्चर ऑफ एटम समझाने की कोशिश की। इससे पहले थॉमसन ने दिया था स्ट्रक्चर ऑफ एटम, जिसके कुछ ड्रॉबैक्स थे। तो वो ड्रॉबैक्स को ओवरकम करने के लिए रुदरफोर्ड ने एक एक्सपेरिमेंट किया। उसने एक मॉडल सजेस्ट किया, पर वो मॉडल कैसे सजेस्ट किया उसने, उसके पीछे एक एक्सपेरिमेंट था। कौन सा एक्सपेरिमेंट? रुदरफोर्ड्स मॉडल, सॉरी, रुदरफोर्ड्स अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। अब इसमें उसने क्या किया? he allowed a beam of fast moving alpha particles to fall on a thin gold foil। तो बेसिकली उसने क्या किया? उसने एक बहुत ही थिन गोल्ड फॉइल ली। अच्छा, उसने गोल्ड क्यों यूज किया? सिल्वर या कॉपर या कुछ और क्यों नहीं यूज कर लिया? Because it's the thinnest material with 1000 atoms. ओके, एक्चुअली उसने गोल्ड इसलिए यूज किया क्योंकि उसको बहुत ही थिन फॉइल चाहिए था। थिन फॉइल क्यों चाहिए था? क्योंकि उसके अंदर बहुत ही कम लेयर्स होने चाहिए एटम के। तो गोल्ड एक ऐसा मटेरियल है विच इज हाईली मेलिएबल। मेलिएबल समझते हैं आप लोग? व्हाट इज मेलिएबल? बताइए, व्हाट इज मेलिएबल? Something which can be beaten to thin sheets. करेक्ट। सो समथिंग विच कैन बी बीटन इनटू वेरी थिन शीट्स। तो गोल्ड बहुत ही मेलिएबल सब्सटेंस है। उसको बीट कर करके बहुत पतली गोल्ड फॉइल बनाई। कितनी पतली पता है आप लोगों को? 0.00, एक मिनट यहाँ पे, जस्ट वेट। ओहो, करो, लुक एट द स्क्रीन। तो यहाँ पे उसने गोल्ड फॉइल कितना पतला बनाया? 0.00004 सेंटीमीटर। देखो, 1 सेंटीमीटर इतना होता है। अब ये सेंटीमीटर के आप 10⁵ पार्ट्स कर लो। सोचो कितना छोटा होगा, कितना पतला होगा, राइट? तो उसने जो गोल्ड फॉइल लिया वो इतना थिन था, इतना थिन था कि उसमें सिर्फ 1000 लेयर्स थे एटम के। अब आप समझ रहे हो, ये मैंने जो लाइन बनाई ना, उससे भी बहुत थिन। और उसके अंदर कितने लेयर्स थे एटम के? 1000 लेयर। मतलब एटम कितना होना चाहिए? बहुत ही माइन्यूट। आप इमेजिन नहीं कर सकते उतना माइन्यूट है। तो उसने ऐसी एक गोल्ड फॉइल ली और वो गोल्ड फॉइल के ऊपर क्या बम्बार्ड किया? he allowed a beam of fast moving alpha particles। तो ये जो आपको दिख रही है, ये गोल्ड फॉइल है जिसके अंदर 1000 लेयर्स ऑफ एटम्स थे और उसमें बहुत सारे अल्फा पार्टिकल्स उसके ऊपर इंसिडेंट थे। अब ये अल्फा पार्टिकल्स क्या होते हैं? अल्फा पार्टिकल्स होते हैं ऐसे पार्टिकल्स जिनके पास पॉजिटिव चार्ज है। कहाँ से आई ये अल्फा पार्टिकल्स? तो ये बेसिकली और कुछ नहीं थे। वो क्या थे ये अल्फा पार्टिकल्स? Radioactive metals की rays. रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स होते हैं। और ये जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स हैं ये बहुत ही अनस्टेबल होते हैं। तो क्योंकि ये अनस्टेबल होते हैं, इसमें से पार्टिकल्स निकलते रहते हैं। तो जो पॉजिटिव पार्टिकल्स निकलते हैं वो बेसिकली क्या होते हैं? प्रोटॉन्स होते हैं। तो जब पॉजिटिव पार्टिकल्स निकलते हैं तो उनको अल्फा रेज बोलते हैं। नेगेटिव पार्टिकल्स जो निकलते हैं, इट इज नथिंग बट अ बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो उनको बोलते हैं बीटा। और जो न्यूट्रॉन्स निकलते हैं जिनके पास कोई चार्ज नहीं है, उनको बोलते हैं गामा रेज। ठीक है? तो रेडियो एक्टिव एलिमेंट में से कितने तरह की रेज निकलेंगी? 3. बाकी के लोग, हाँ, कौन सी? Alpha, beta, gamma. अल्फा, बीटा एंड गामा। अच्छा, आप मुझे बता सकते हैं पॉजिटिव चार्ज वाली रेस कौन सी है? Alpha. Alpha rays are positively charged, beta rays are negatively, and gamma does not react. वेरी गुड, ठीक है, तीर्थ आंसर आना चाहिए बेटा। ओके, अब ये जो अल्फा पार्टिकल्स हैं, ये बेसिकली मैंने आपको ये तो बता दिया कि वो कहाँ से आए। तो ये थे क्या, वो भी सुन लो। These were doubly charged
हीलियम एटम्स। क्या मतलब है डबली चार्ज्ड हीलियम एटम्स का? सो व्हेन आई से डबली चार्ज्ड हीलियम एटम, हीलियम के पास एक्चुअली 4 प्रोटॉन्स होते हैं। सो व्हेन आई से डबली चार्ज्ड हीलियम एटम्स मतलब उसमें से बहुत सारे प्रोटॉन्स बाहर निकल रहे हैं। हीलियम क्या है? हीलियम एक इनर्ट गैस है। समझ आया? तो तीर्थ, आप मुझे बताएंगे कि ये जो पॉजिटिव चार्ज गोल्ड फॉइल को हिट कर रहा था वो क्या था? क्या? ये जो पॉजिटिव चार्ज अल्फा पार्टिकल्स गोल्ड फॉइल को हिट कर रहे थे वो क्या थे? तीर्थ, तो यहाँ पे लिखा हुआ है, इसको पढ़ो। हीलियम एटम्स। करेक्ट, डबली चार्ज्ड हीलियम एटम्स। ठीक है, ओके। तो गोल्ड फॉइल का एक्सपेरिमेंट क्लियर हो गया। एक पतला गोल्ड फॉइल लिया और उस पे बहुत सारे अल्फा पार्टिकल्स बम्बार्ड किए। अब देखो थॉमसन ने क्या बोला था। थॉमसन ने ना एक पुडिंग पाई मॉडल दिया था, जिसमें वो बोला था कि जो एटम है वो पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर है, पूरा पॉजिटिवली चार्ज्ड है, और बीच बीच में कहीं पर नेगेटिव चार्ज है। जैसे कि आप एक टूटी फ्रूटी वाला केक खा रहे हो, क्रिसमस पुडिंग खा रहे हो, जिसमें बीच बीच में ड्राई फ्रूट्स हैं। तो वो जो ड्राई फ्रूट्स हैं वो इलेक्ट्रॉन्स हैं, और पूरा पुडिंग है वो क्या है? वो पॉजिटिवली चार्ज्ड एटम है। तो अगर एटम पूरा पॉजिटिवली चार्ज्ड है, तो जब पॉजिटिव चार्ज से टकराएगा तो क्या होना चाहिए? Repulsion. रिपल्शन होना चाहिए। तो ये जो रेज है ये सारी ऐसी बाउंस बैक होके आनी चाहिए, है ना? जैसे ही वो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल को टकराएगी, वो क्या होनी चाहिए? बाउंस बैक होनी चाहिए। तो उसने सोचा था कि ऐसा होगा, पर ऐसा हुआ नहीं। हुआ क्या वो देखो। मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स पास्ड स्ट्रेट थ्रू द गोल्ड फॉइल। आप देख रहे हैं यहाँ पे, देखो ये रेस स्ट्रेट चली गई, ये भी गई, ये भी गई, सारी रेस स्ट्रेट चली गई। तो मोस्ट ऑफ द रेस तो स्ट्रेट ही चली गई। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि शायद एटम अंदर से हॉलो है, कोई था नहीं ये रेस को रोकने वाला, इसलिए वो रेस कैसी चली गई? सीधी चली गई। समझ में आया आपको? हाँ मैम। हाँ मैम। Okay. Now, some of the alpha particles were slightly deflected by small angles. यानी देखो ये वाली रेस, देखो इसको जाना चाहिए था सीधे, पर ऐसे जाने की जगह ये ऐसे चली गई। तो डिफ्लेक्शन तो हुआ, पर बहुत कम डिफ्लेक्शन हुआ। देखो ये वाली भी, ये ऐसी सीधी जानी चाहिए थी तो थोड़ी सी डिफ्लेक्ट हो गई। तो फ्यू रेज वेर डिफ्लेक्टेड। वाई डिफ्लेक्टेड? हो सकता है वो इलेक्ट्रॉन के साथ टकराई, तो क्योंकि वो ऑपोजिट चार्ज के साथ टकराई वो डिफ्लेक्ट हो गई। तो मोस्ट तो अनडिफ्लेक्टेड चली गई, थोड़ी सी स्लाइटली डिफ्लेक्ट हुई, और बहुत थोड़ी मतलब कितनी थोड़ी? अगर 12,000 रेज हम कंसीडर करेंगे तो उसमें से वन आउट ऑफ 12,000 रे वॉज बाउंस्ड बैक। दिख रही है ये आपको बाउंस बैक हुई? तो आप मुझे बता सकते हैं जो बाउंस बैक हुई वो किससे टकराई होगी? पॉजिटिव चार्ज कब बाउंस बैक होगा? किससे टकराने से बाउंस बैक होगा? पॉजिटिव चार्ज से। करेक्ट, पॉजिटिव चार्ज से। तो देखो 12,000 में से खाली एक रे ऐसी थी जो बाउंस बैक हुई। मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ कि जो पॉजिटिव चार्ज है वो बहुत कम जगह पे है। देखो कहाँ है, देखो ये न्यूक्लियस दिख रहा है आपको? तो ये जो रे है हाँ। जब न्यूक्लियस से टकराती है तभी बाउंस बैक होती है। यहां भी देखो, वो जब न्यूक्लियस से टकराई तब बाउंस बैक हुई, अदरवाइज तो वो सीधी चली गई। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो पॉजिटिव चार्ज है वो एक बहुत ही स्मॉल एरिया में प्रेजेंट है। ओके, तो ये हो गए हमारे रुदरफोर्ड के ऑब्जर्वेशन। इतना क्लियर है आपको? हाँ। चलिए मुझे बताइए मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स का क्या हुआ?
Past straight. वो स्ट्रेट स्ट्रेट लाइन में पास हो चलेगा, गए। थोड़े अल्फा पार्टिकल्स क्या हुए स्लाइटली डिफ्लेक्ट, और बहुत थोड़े पार्टिकल्स क्या हुए, Rebound. बाउंस ऑफ हो गए, रिपल्स हो गए। रिपल्स Bounce back. हो गए। करेक्ट। तो हमने ऑब्जर्वेशन तो देख ली, अब हम कंक्लूजन देखते हैं। क्या कंक्लूजन निकला इसका? इसका कंक्लूजन ये निकला कि देखो, मैम आपकी वॉइस क्रैक हो रही है। अच्छा ध्रुव आपको भी नहीं सुनाई दे रही ठीक से? मैम क्लियरली सुनाई दे रही है। तो कंक्लूजन क्या थे रूदरफोर्ड्स अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट के? कि देखो सारी मोस्ट ऑफ द अल्फा रेज वो तो स्ट्रेट चली गई गोल्ड फॉइल से। इसका मतलब मोस्ट ऑफ द स्पेस इनसाइड द एटम इज एम्प्टी। एटम अंदर से कैसा है? एम्प्टी है या तो हॉलो है। ओके। एटम के अंदर एक बहुत ही छोटा न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस में सारा पॉजिटिव चार्ज भरा हुआ है, क्योंकि अल्फा रेस तभी रीबाउंड होती थी जब वो न्यूक्लियस से टकराती थी। तो अल्फा पार्टिकल्स हैविंग पॉजिटिवली चार्ज्ड दे आर प्रेजेंट इन न्यूक्लियस। और न्यूक्लियस का साइज कैसा है? The size of nucleus is very small compared to the size of atom, क्योंकि 12,000 में से एक ही रे थी जो रीबाउंड हुई। अच्छा, हम एग्जैक्टली भी बता सकते हैं कि न्यूक्लियस एटम से कितना छोटा है। एटम के रेडियस से न्यूक्लियस का रेडियस 10⁵ टाइम्स स्मॉलर है। समझ में आया आपको? मतलब अगर एटम 10⁵ मीटर का है तो न्यूक्लियस कितना है? खाली 1 मीटर है। ये समझ में आया आपको? यस मैम। हाँ। सो न्यूक्लियस इज वेरी वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू एटम। ओके, तो ये तो हो गए कंक्लूजन्स। तो ये जो ऑब्जर्वेशन थे जिसमें से रूदरफोर्ड ने कंक्लूजन निकाले, उसके हिसाब से रूदरफोर्ड ने एक एटम दिया, मॉडल दिया एटम का। क्या बताया उसने एटम के बारे में? एक तो ये कि पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस है एटम के अंदर, और वो न्यूक्लियस कहाँ है? सेंटर में है। और जो भी मास है एटम का, वजन है एटम का, वो किसकी वजह से है? वो न्यूक्लियस की वजह से है। अगर हम एटम में से न्यूक्लियस निकाल दें उसका कोई मास नहीं रह जाएगा। तो ये तो हो गई पॉजिटिवली चार्ज की बात। अब इलेक्ट्रॉन्स भी तो हैं, तो इलेक्ट्रॉन्स कहाँ है? इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं अराउंड द न्यूक्लियस इन डिफरेंट ऑर्बिट। तो अगर ये आपका एटम है, ये न्यूक्लियस है और उसके आजू बाजू ऑर्बिट्स हैं जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं। न्यूक्लियस का साइज एटम के साइज से बहुत छोटा है। बताइए कितना छोटा है? 10⁻⁵ times. 10⁵ टाइम्स स्मॉलर। कितना छोटा है बच्चों? 10⁵ टाइम्स। 10⁵ times. करेक्ट। इतना क्लियर है? यस मैम। ओके। अब एटम जो रूदरफोर्ड ने एटम दिया ना, मॉडल दिया एटम का, वो ऑलमोस्ट सही था, पर उसमें एक डिफेक्ट था। डिफेक्ट क्या था वो भी देखते हैं। तो यहाँ पे देखो, ये एटम जो उसने मॉडल दिया था एटम का कि भाई बीच में पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस है और उसके आजू बाजू ऑर्बिट्स हैं। अब आप इसको ना सर्कल मत इमेजिन करना, आप इसको स्फीयर इमेजिन करना, 3 डायमेंशनली सोचना, 2 डायमेंशनली मत सोचना। तो उसने कहा नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स ये ऑर्बिट्स में घूमते रहते हैं। ओके। अब अगर कोई भी सर्कुलर ऑर्बिट है, ठीक है, समझो ये नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन है जो सर्कुलर ऑर्बिट के अंदर घूम रहा है। कोई भी चीज जब सर्कुलर मोशन करती है तो क्या होता है? एक्सिलरेटेड मोशन हो जाता है वो। इट अंडरगोज एक्सिलरेशन। आपने कभी ये ऑब्जर्व किया? जैसे आप बहुत फास्ट साइकिल चला के जा रहे हो, जब टर्न लेते हो तब क्या होता है? ऐसा लगा कि स्पीड ज्यादा हो जाती है? कभी एक्सपीरियंस किया या नहीं किया? यस मैम। तो आप एक कोशिश करना कि कभी ना साइकिल लेकर उसको गोल गोल मोशन में घुमाना, सर्कुलर ऑर्बिट में चलाना, आपको लगेगा कि अपने आप स्पीड बढ़ रही है। तो एनीथिंग, एनी पार्टिकल दैट इज मूविंग इन अ सर्कुलर ऑर्बिट
this particle will always undergo accelerated motion. तो ये जो accelerated motion है, अब देखो it is undergoing acceleration. तो आपने पढ़ा था ना फिजिक्स में कि कोई मोशन है, जब आपको एक्सिलरेशन कॉज करना है तो क्या अप्लाई करना पड़ेगा? फोर्स, है ना? आपने पढ़ा है F इज इक्वल टू ma. फोर्स. फोर्स अप्लाई करोगे तभी तो स्पीड बढ़ेगी. जैसे जब आप काइनेटिक चला रहे हो, कोई टू व्हीलर चला रहे हो या कार चला रहे हो, तो आपको एक्सीलरेटर दबाना पड़ेगा, तभी तो स्पीड बढ़ेगी. बिना फोर्स अप्लाई करने के स्पीड नहीं बढ़ेगी. तो ये स्पीड बढ़ाने के लिए आपने फोर्स अप्लाई किया और फोर्स के लिए क्या लगाया? एनर्जी लगाई. अब कंटिन्यूअसली जब आप एनर्जी इन्वेस्ट कर रहे हो तो ये जो नेगेटिव इलेक्ट्रॉन है विच इज अंडरगोइंग सर्कुलर मोशन, इट इज कंटिन्यूअसली लूजिंग एनर्जी. तो अगर वो यहाँ पे देखो कंटिन्यूअसली इफ इट इज लूजिंग एनर्जी तो क्या होगा? फाइनली इट विल फॉल इनटू द पॉजिटिवली चार्ज्ड न्यूक्लियस एंड इट शुड कोलाइड इन द न्यूक्लियस. तो अगर वो न्यूक्लियस के साथ कोलाइड कर गया, अगर वो कंटिन्यूअसली एनर्जी लूज कर रहा है, तो आपका एटम कैसा होना चाहिए? आपका एटम होना चाहिए हाईली अनस्टेबल. पर एटम अनस्टेबल है क्या? इज द एटम अनस्टेबल? नो, No, एटम ma'am. इज हाईली स्टेबल एक्चुअली. तो यही ड्रॉबैक था रुदरफोर्ड के मॉडल का कि वो ये नहीं बता पाया कि एटम इतना स्टेबल क्यों है. तो उसका जो न्यूक्लियस वाला फंडा था वो तो सही था, लेकिन जो उसने बोला कि इलेक्ट्रॉन्स कंटिन्यूअसली मूव करते हैं, तो वहां पे वो एक्सप्लेन नहीं कर पाया कि अगर इलेक्ट्रॉन्स कंटिन्यूअसली मूव करते हैं, व्हाई डोंट दे अंडरगो एक्सीलरेशन, व्हाई डोंट दे रेडिएट एनर्जी, and why don't they fall into nucleus? So atom, why is it stable, why is it not unstable? तो ये अकेला उसका ड्रॉबैक था जो बाद में बोर्स मॉडल में क्लियर हो गया. समझ में आ गई आपको बात? Yes, ma'am. ओके, आज के लिए इतना ही करना है. 1 मिनट.